हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 7 का जो टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमने पिछले वीडियो था उसके अंदर हमने हमारी पृथ्वी के अंदर जो टॉपिक था उसके अनुसार पृथ्वी की 3 परतें पढ़ी थी। सबसे पहली परत थी जो भूपृष्ठ थी, उसके बाद हमने मेटल पढ़ा था और उसके बाद क्रोड पढ़ा था। हमने प्रत्येक भाग जो भूपृष्ठ, मेटल एंड क्रोड थे उनका डायग्राम के माध्यम से उसका विश्लेषण किया और साथ में प्रत्येक जो भाग थे भूपृष्ठ, मेटल और क्रोड उनकी विशेषता पढ़ी। और हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक परत है वो अलग अलग तत्वों और अलग अलग घनत्वों से बनी हुई है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है सेल। क्या है? सेल। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की धरातल के ऊपर कौन कौन सी सेल हैं और उन सेलों को कितने रूपों में बांटा गया है, और हमने ये भी पढ़ेंगे कि प्रत्येक सेल की विशेषता क्या है। देखो बच्चों, हमने धरातल के ऊपर 3 प्रमुख सेलें पढ़ेंगे। कितनी सेलें पढ़ेंगे? 3। सबसे पहले आग्नेय सेल, उसके बाद अवसादी सेल, उसके बाद कायांत्रित सेल। हम आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित सेल के प्रत्येक सेलों की हम विशेषता देखेंगे और हम देखेंगे कि इन सेलों का निर्माण कैसे हुआ। तो अपन हमारा जो टॉपिक है आज का जो सेल है उसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले सेल क्या है? क्या सेल क्या, या फिर इसके जगह आप कुछ दे दे चट्टान क्या है, तो दोनों की परिभाषा सेम ही है बच्चों। इसमें देखिए, धरातल पर पाई जाने वाली कठोर और कोमल परत जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी हो उसे अपन क्या कहते हैं? सेल। देखो, ये जरूरी नहीं है जो कठोर हो वही सेल है। कभी बार सेल खड़ी जैसे जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं? कोमल और सॉफ्ट होते हैं, तो उनको भी हम सेल के अंदर ही लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ कठोर और कोमल दोनों प्रकार के जो धरातल पर पाए जाने वाले जो परत होती हैं और उसके अंदर क्या पाए गए? खनिज, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आपसे पूछ ले बच्चों, खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, धरातल से निकाले गए पदार्थों को सेल कहते हैं। धरातल से निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया बच्चों खनिज क्या है। तो धरातल से निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज। काफी बार बच्चों ये आ जाता है शब्द खनन, थोड़ा सा ही अंतर है बच्चों। धरातल से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? खनन कहलाते हैं। तो इस तरह खनिज और खनन में क्या होता है? अंतर होता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चों एक मैंने नोट डालकर लिखा है जो आपके पुस्तक से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बिंदु होने के कारण मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, परपट्टी में सबसे ज्यादा, मतलब भूपृष्ठ में सबसे ज्यादा जो तत्व है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट होता है? 46.8%। उसके बाद में कौन होता है बच्चों? सिलिकॉन 27.72%। उसके बाद एल्यूमिनियम 8.13%। उसके बाद लोहा 5.0%। उसके बाद कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09% पाया जाता है। तो आपको पता होगा बच्चों धरातल में या परपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हमारी टॉपिक शुरू होता है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रित या रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले हम लेते हैं आग्नेय सेल। कौन सी लेते हैं बच्चों? आग्नेय सेल। मतलब आग्नेय सेल का निर्माण किससे हुआ है, कैसी होती है, ये सारी इसकी विशेषता हम देखते हैं। ठीक है, आग्नेय सेल, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा का शब्द इग्निस से
है जिसका अर्थ अग्नि होता है। यदि पूछे आग्नेय सेल का लैटिन शब्द कौन सा है, इग्निस, या फिर इग्निस शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है, लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। मतलब आग्नेय सेल का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी से बने हुए जो गर्म आग के समान जो लावा है उससे बना होने के कारण से क्या कहा गया, अग्नि। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, आग्नेय सेल की रचना तप्त और तरल मैग्मा के शीतल होने से बनी। यदि पूछते आग्नेय सेल का निर्माण किससे हुआ है, तो तरल मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय सेल का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों। अगला बिंदु, आग्नेय सेल सर्वप्रथम निर्माण होने के कारण प्राथमिक सेल कहते हैं, और आग्नेय सेल का निर्माण सबसे पहले होने के कारण से क्या कहा गया, प्राथमिक सेल। याद रखना, आग्नेय सेल को दूसरे नाम से प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल कठोर होती है। आग्नेय सेल कैसी होती है, कठोर होती है, क्योंकि इस चट्टान में जोड़े कम होते हैं। आग्नेय सेल का कठोर होने का क्या कारण बताया बच्चों, इसमें जोड़े क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए इसकी कठोरता क्या होती है, अधिक होती है। अगला बिंदु, आग्नेय चट्टान रवेदार और दानेदार होती है। आग्नेय चट्टान कैसे होती है, रवेदार और दानेदार होती है, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाए जाते। लेकिन जो अन्य सेलों की जो चट्टान है उनके रवों और आग्नेय सेल की जो रवे है उनमें क्या होता है बच्चों, अंतर होता है। अगला बिंदु लेते हैं बच्चों, आग्नेय सेल में परतें नहीं होती है। जिस प्रकार हम अवसादी सेल पढ़ते हैं उसमें अलग अलग परतें होती है, उसी प्रकार आग्नेय सेल में परतें देखने को नहीं मिलती है। अगला बिंदु, आग्नेय सेल का रासायनिक अपक्षय कम होता है। और देखो आग्नेय सेल है वो जल के साथ या किसी प्रकार के भौतिक कारकों के साथ रासायनिक क्रिया का कम होती है, जबकि अपन अवसादी सेल है, कायांतिक सेल है, उसको अपन देखते हैं तो उनकी रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, अधिक देखने को मिलती है। अगला बिंदु, आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाया जाता। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता, उसका कारण है बच्चों, क्योंकि ये लावा से बनी हुई, और लावा एक तप्त तत्व है जो उसमें जीवाश्म के अंश नहीं होते। अब जीवाश्म क्या है, यदि पूछ ले बच्चों आपसे, तो याद रखना, जीवाश्म में जीवों के अंश से बना तत्व, बना तत्व क्या कहलाता है बच्चों, जीवाश्म कहलाता है। फिर अगला बिंदु देखते हैं, आग्नेय सेल में संधि निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। आग्नेय सेल में जो संधियां है वो निचले भाग की तुलना में ऊपरी भाग पर क्या होती है, अधिक देखने को मिलती है। संधि का मतलब होते हैं उनके बीच में जो जुड़े हुए तत्व होते हैं वो होते हैं, जिसमें अधिक देखने को मिलते हैं। कौन से भाग पर, निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग पर अधिक देखने को मिलते हैं। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट चट्टान, अवसादी सेल। यदि अवसादी सेल की यदि अपन देखते हैं तो अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के समूह के फलस्वरूप होता है। देखो अवसादी सेल का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद या किसी जगह पर जब अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके दबाव के कारण ये सेल का रूप धारण कर लेती है। यदि अवसादी सेल को अपन इस तृतीय बिंदु को देखते हैं तो सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया। देखो सेडिमेंट्री जो लैटिन भाषा का जो शब्द है कौन से, सेडिमेंटम से लिया गया। इंग्लिश में से सेडिमेंट्री कहते हैं अवसादी सेल को, और लैटिन भाषा में सेडिमेंटम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। जिसका अर्थ क्या होता है, नीचे बैठना। जब नदियां अपना अवसाद लाती है तो वो नदियां नीचे धरातल पर बिठा देती, इसलिए इसे क्या कहा गया, नीचे बैठना। तो यदि आपसे पूछ ले अवसादी सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, सेडिमेंटम। ठीक है। अगला बिंदु, इसमें जीवाश्म और वनस्पति का समूह होता है। देखो अवसादी सेल में क्या होता है, जीवाश्म भी पाया जाता है और वनस्पति के अवशेष भी या पत्तियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु के तत्व भी इसमें देखने को मिलते हैं। नोट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ पर सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, और अवसादी सेल है वो भूपृष्ठ मतलब भूपृष्ठ के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी सेल से आवृत है, और हमारी भूपट्टी है या भूपृष्ठ है उसका 75% भाग है वो किससे बना हुआ है, अवसादी सेलों से बना हुआ, और 25% जो भाग है वो आग्नेय और रूपांतर सेल से बना हुआ, तथा शेष 25% भाग है आग्नेय और रूपांतर चट्टान पाई जाती है।
तो आपको पूछा जाए भूपृष्ठ पे सबसे ज्यादा सेल कौन सी है, तो अवसादी सेल है बच्चों, और यह 25% भाग में आग्नेय और रूपांतरित सेल देखने को मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है बच्चों, अवसादी चट्टानों में संधियां तथा जोड़े पाए जाते हैं। अवसादी सेल है उसके अंदर संधियां भी पाई जाती है और जोड़े मतलब उसके 2-3 जो परतें हैं उसके अंदर जोड़ती हुई पाई दिखाई देती हैं। अगला बिंदु, इन सेलों का अपर्दन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। देखो इन सेलों का जो अपर्दन है वो तीव्र गति से होता है, मतलब तेजी से होते हैं, क्योंकि इनमें दरारें पाई जाती है, जल्दी ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब बच्चों शब्द आ गया हमारा अपर्दन। क्या है अपर्दन? तो अपर्दन की यदि आपसे पूछा जाए तो प्राकृतिक व मानवीय कारकों के कारण मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है बच्चों? अपर्दन कहलाता है। यदि अपर्दन की परिभाषा पूछे तो ये लिखनी है आपको, प्राकृतिक व मानवीय कारकों के कारण मिट्टी का कटाव अपर्दन कहलाता है। ठीक है बच्चों। और अगला बिंदु देखिए, ये सेल प्राय मुलायम होती है और अवसादी सेल ज्यादातर क्या होती है, मुलायम सॉफ्ट होती है। अगला बिंदु अपन देखते हैं, अवसादी सेल के यदि उदाहरण पूछते हैं तो कौन सा है, बोल्डर क्ले, बलुआ पत्थर, गोलासम, चिक्का मिट्टी, चूना पत्थर आदि। ये सब किसके उदाहरण हुए बच्चों? हमारी अवसादी सेल के। तो अवसादी सेल के उदाहरण वापस सुन लेना बच्चों, बोल्डर क्ले, बलुआ पत्थर, गोलासम, चिक्का मिट्टी और चूना पत्थर। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक क्या देखा था कि धरातल के ऊपर 75% जो भाग है वो किसका है, अवसादी। तो ये सारे 75% भाग पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण बलुआ पत्थर की क्या उदाहरण है। अब हमारा अगली जो सेल है वो है कायांतरित या रूपांतरित सेल। कायांतरित या रूपांतरित सेल एक ही है बच्चों, नाम इसके क्या अलग अलग है। अब बच्चों इसकी पहले देखते हैं कायांतरित या रूपांतरित सेल की विशेषता। रूपांतर शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है जिसका तात्पर्य परिवर्तन होता है। देखो कायांतरित सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोस। ठीक है, इसको शाब्दिक अर्थ निकाले तो क्या इसका अर्थ होता है, परिवर्तन है। मतलब समय के साथ ये चट्टान अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, जब अवसादी और आग्नेय सेल ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं तो वो कायांतरित सेल बनती है। तो कायांतरित सेल को बनने के लिए कौन सी तीन क्रिया होनी चाहिए, पहला तापमान होना चाहिए, दाब होना चाहिए और रासायनिक क्रियाएं होनी। और ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी और आग्नेय सेल अपना रूप परिवर्तन कर लेती है और क्या बनती है, कायांतरित या रूपांतरित सेल बनती है। नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं बच्चों, ये सेल मौलिक सेलों की अपेक्षा संगठित और कठोर होती है। देखो कायांतरित सेल होती है जो मौलिक सेल है, जो अवसादी और हमारी आग्नेय सेल, उनकी तुलना में क्या होती है, संगठित और कठोर होती है। इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता अधिक होती है। कौन से खनिज, धात्विक खनिज की प्रधानता अधिक होती है। यदि आपसे पूछे धात्विक खनिज क्या है तो सीधी सी परिभाषा है, ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। ठीक है बच्चों, धात्विक खनिज की प्रधानता अधिक और इस कारण यह सेल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि औद्योगिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए क्या चाहिए, खनिज। और खनिज प्रधानता होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, यह सेल अरंध्रपूर्ण होती है, इसके अंदर रंध्र नहीं पाए जाते। याद रखना, कायांतरित सेल में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अब यदि कायांतरित सेल का उदाहरण देखते हैं तो नीस, एम्फीबोलाइट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा, ये सब किसके उदाहरण हुए बच्चों, रूपांतरित सेल। तो इस तरह बच्चों हमने आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेलों के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषता को जाना और साथ में हमने क्या देखा कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। अब हमारा जो बिंदु है वो है खनिज। खनिज क्या है, तो आप सीधी सी परिभाषा है, जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, खनिज
कहते हैं। जमीन को खोद कर निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। कैसा होता है? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज वे होते हैं बच्चों जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज वे होते हैं बच्चों जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। और आपको पता ही है धरातल के अंदर धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेल चक्र। आपको मालूम ही है कि सेल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती हैं और फिर उन्हीं रूपों में जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो कैसे सेल चक्र का निर्माण? आपको पता ही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उस ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा होता है वो धरातल पर आकर क्या हो जाता है? जम जाता है, और जमने के बाद वो क्या होता है? लावा कहलाता है। और उस लावा से बनी हुई सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। तो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई सेल क्या हुई? आग्नेय सेल। और आग्नेय सेल के ऊपर जब नदियों का प्रवाह होता है तो वो सेल कट जाती है और रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसका अपघटन होने लगता है, और वो नदियों के प्रवाह के दौरान उससे टूटे हुए जो अवसाद है वो नदियों के साथ बहकर चले जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में जाकर क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं, और अधिक दबाव के कारण वो रूप परिवर्तन करके क्या बन जाती है? अवसादी सेल। क्या हो जाती है? अवसादी सेल। काफी बार अवसादी सेल का भी बच्चों नदियों के द्वारा और अन्य क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? अपर्दन होता है। क्या होता है? अपर्दन होता है, और उससे अवसाद निकल जाते हैं। उससे क्या निकल जाता है? अवसाद। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि अवसादी और आग्नेय, अवसादी और आग्नेय इन दोनों सेलों के ऊपर ताप, दाब और रासायनिक क्रिया का इतना प्रभाव होता है कि ये दोनों सेल अपना मूल रूप खो देते हैं और नए से रूप धारण कर लेते हैं, जिससे उससे कौन सेल का निर्माण होता है? रूपांतरित सेल। तो आग्नेय सेल में ताप और रासायनिक क्रिया से अपना रूप परिवर्तन करके क्या बना सकती है? क्रांति सेल हो सकती है। और अवसादी सेल भी अपना रूप परिवर्तन करके क्या हो सकती है? क्रांति सेल। और जब क्रांति सेल के अंदर जब अधिक तापमान बढ़ जाता है तो उसके अंदर भयंकर विस्फोट होता है और वापस क्या हो जाती है? मेघ और पर्वतीय निर्माण या ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेते हैं। और काफी बार अवसादी सेलों के अंदर भी ऐसा होता है। तो ये सारा चक्र क्या कहलाता है? सेल चक्र। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। पहाड़ों के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उससे क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, और धरती पर आकर जमा हो जाता है और क्या बनता है? लावा। और लावा से निर्मित सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। जब आग्नेय सेलों के ऊपर नदियों का प्रवाह होता है तो अपने साथ लाखों टन क्या लेकर जाती है? अवसाद। और ये अवसाद आगे जमा होकर किस सेल का रूप धारण करती है? अवसादी सेल का रूप धारण करती है। और कभी बार नदियों के द्वारा अवसादी सेल का भी अपघटन हो जाता है और अवसाद इकट्ठे होते हैं। फिर अवसादी सेल और आग्नेय सेल पर दाब, ताप और रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव इतना होता है कि ये सेल अपना रूप परिवर्तन कर लेती है और अन्य सेल का निर्माण करती है। उसको क्या कहते हैं? क्रांति सेल। और क्रांति सेल में अधिक तापमान हो जाने से चट्टानें अंदर से पिघल जाती है और मैग्मा के रूप में धरातल पर वापस आकर निर्माण किसका होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है। जिस प्रकार आग्नेय सेल से प्रारंभ हुए और आग्नेय सेल पर वापस आए, उस पूरे चक्र को हमने क्या कहा? सेल चक्र। क्या कहा? सेल चक्र। इस तरह बच्चों हमने क्लास 7 का जो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, जिनके महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो सेल और खनिज और सेल चक्र टॉपिक थे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और इस वीडियो के अंदर आपको इसके महत्वपूर्ण जो नोट्स के जो PDF हैं वो आप पढ़िए, और इसके साथ हमने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जिससे आप अपने मानसिक तर्क के माध्यम से उसका उत्तर निकालिए और अपने आप की कितना समझ में आया, कितना पाठ हमने ध्यान से पढ़ा है, उसके बारे में उन क्वेश्चनों को करके जानकारी प्राप्त कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।